Good morning to all. Welcome to Suresh Gandhia University. Yeah, today we are going to study arithmetic pipeline. Okay, now what is arithmetic pipelining? अच्छा अब अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग भी पढ़ चुके हैं. ठीक है. व्हाट इज पाइपलाइनिंग ये भी पढ़ चुके हैं. नाउ व्हाट इज अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर हम ये देखते हैं. ठीक है. तो an arithmetic pipeline separates a given arithmetic problem into sub-problems that can be executed in different pipeline segments. It's used for multiplication, floating point operations, and a variety of other calculations. ठीक है. क्या है अरिथमेटिक पाइपलाइन जो है इसके अंदर क्या होता है. जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उसको वेरियस वेरियस सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया जाता है. जिससे चाहते हैं उनके कोई सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया उन्हें डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर पाइपलाइन सेगमेंट्स के अंदर एग्जीक्यूट किया जाता है. जिससे उनको इजीली और फास्टली कर सकें एग्जीक्यूट. इसके थ्रू क्या क्या कर सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस कर सकते हैं और अ वैरायटी ऑफ अदर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. ठीक है. टेबल ऑफ कंटेंट्स इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे. अरिथमेटिक पाइपलाइन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, comparing exponents by subtraction, aligning the mantissa, adding the mantissa and normalizing the result. ठीक है. ये ऑपरेशन हम लोग करने वाले हैं. Arithmetic pipeline are commonly used in various arithmetic pipelines are commonly used in various high-performance computers. They are used in order to implement floating point operations, fixed point multiplication, and other similar kinds of calculations that come up in scientific situations. ठीक है. They are used in order to implement floating point operations, fixed with multiplication, and other similar kind of calculations that come up in scientific situations. Okay, let's look at an example to better understand the ideas of an arithmetic pipeline. We perform addition and subtraction of floating points on a unit of pipeline here. ठीक है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे यहाँ पे. The inputs in the floating point adder pipeline refer to two different normalized floating point binary numbers. These are defined as follows. A is equals to x into 2x. ठीक है. B is equals to y into 2y. क्या है x और y यहाँ पर दो कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई यहाँ पर दो नंबर्स हैं जिनको मेंटिसा बोला जाता है. ठीक है. और 2 raised to power x और y है जिसको क्या बोला जाएगा. एक्सपोनेंट्स बोला जाएगा. ओके. यहाँ पर वैल्यू है a इज इक्वल्स टू समथिंग एंड b इज इक्वल्स टू समथिंग. ठीक है. अब इसमें सबसे पहले क्या हो गया. x एंड y refer to the exponents and capital XY refer to two fractions representing the mantissa. अब the floating point addition and subtraction. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज फ्लोटिंग पॉइंट. ठीक है. फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल वाले नंबर्स. तो अब क्या हो गया. डेसिमल वाले नंबर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए 4 पीसेस में इस पूरे प्रोसेस को ब्रेक किया जाएगा. द मैचिंग सब ऑपरेशन टू बी एग्जीक्यूटेड इन द स्पेसिफाइड पाइपलाइन इज कंटेन्ड इन ईच सेगमेंट. ठीक है. वेरियस वेरियस सेगमेंट्स में. The four segments
डिपिक्ट द फॉलोइंग सब ऑपरेशन। अब इसमें जो ये ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, ठीक है, ए और बी का, ये ऐड कराएंगे कि माइनस कराएंगे, ये सारा। फोर यहाँ पर सब ऑपरेशन है, क्या क्या है। फर्स्ट है कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स यूजिंग सब्ट्रैक्शन। सेकंड अलाइनिंग द मैंटिसा, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द मैंटिसा, और नॉर्मलाइजिंग द रिजल्ट। ठीक है, सबसे पहले कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स यूजिंग सब्ट्रैक्शन। अब एक्सपोनेंट्स तो पहले चेक करेंगे ना कि भाई एक्सपोनेंट है कि नहीं इक्वल। एक्सपोनेंट मतलब कि क्या हो गया, जैसे यहाँ पर a इज इक्वल टू 10⁻³ है और b इज इक्वल टू 10⁻² है, तो ये जो एक्सपोनेंट्स हैं ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इनको पहले इक्वल करेंगे। अलाइनिंग द मैंटिसा, फिर जैसे एक्सपोनेंट्स को इक्वल किया तो कुछ ना कुछ मैंटिसा में चेंजेस होंगे तो उनको अलाइन करेंगे। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्शन द मैंटिसा, जो भी हमको एक्शन परफॉर्म कराना है, ऐड करवाना है या सब्ट्रैक्शन कराना है, वो परफॉर्म कराएंगे। और फिर रिजल्ट को नॉर्मलाइज कर देंगे। नॉर्मलाइज मतलब जैसा जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन है, सपोज डेसिमल के बाद नंबर गिवन है राइट साइड में, तो उसी तरह से हम इसको नॉर्मलाइज कराएंगे। ओके, तो ये फोर बेसिक सब ऑपरेशंस हैं जो कि हमें अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग में परफॉर्म कराने होते हैं। ठीक है, now in further we will go through each sub operation in the greater depth. The sub operations conducted in each pipeline section are depicted in the block diagram below. ठीक है, देख लेते हैं ब्लॉक डायग्राम में क्या है। ओहो, यहाँ पर सबसे पहले दो चीजें हैं हमारे पास, एक्सपोनेंट और मैंटिसा, मतलब स्मॉल एक्स वाई और कैपिटल एक्स वाई। ठीक है, उनकी वैल्यूज को रजिस्टर में, रजिस्टर आर में स्टोर कराया। सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले का क्या सब ऑपरेशन या सेगमेंट था। फर्स्ट सेगमेंट में क्या है, कंपेयर एक्सपोनेंट पर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, दोनों का जो एक्सपोनेंट्स है उनको सब्ट्रैक्ट करके चेक किया कि हाँ भाई इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो क्या करेंगे, उसको रजिस्टर में स्टोर करा देंगे। ठीक है, और चूज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को चूज कर लेंगे। लेकिन अगर दोनों एक्सपोनेंट्स में डिफरेंस है तो क्या करेंगे, अलाइन मैंटिसा, मैंटिसा को अलाइन करेंगे, उसी नंबर से अलाइन करेंगे जितने का डिफरेंस है। ठीक है, और उसको हम रजिस्टर आर के अंदर स्टोर करा देंगे। अब सेकंड सेगमेंट में हुआ ये, चूज एक्सपोनेंट इफ देयर इज नो डिफरेंस एंड अलाइन मैंटिसा इफ देयर इज एनी डिफरेंस। ठीक है, अब सेगमेंट थर्ड या थर्ड सब ऑपरेशन में क्या करवाया, ऐड और सब्ट्रैक्ट मैंटिसा। ठीक है, जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म कराना है, सपोज ए प्लस बी कराना है या ए माइनस बी कराना है, जो भी कराना है, तो ये ऑपरेशन सिर्फ मैंटिसा में परफॉर्म होगा। ठीक है, मैंटिसा में परफॉर्म करके उसको आर में स्टोर करा दिया। अब सेगमेंट फोर में या सब ऑपरेशन फोर में क्या हुआ, एडजस्ट एक्सपोनेंट, ठीक है, और नॉर्मलाइज रिजल्ट। एडजस्ट एक्सपोनेंट मतलब क्या हो गया कि जो भी एक्सपोनेंट था उसको एडजस्ट किया। क्यों करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि जो भी हमारा फाइनल रिजल्ट आया मेंटेसा के अंदर उसको हम नॉर्मलाइज करते हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे किस तरह से क्या होगा, तो क्या है, द रजिस्टर आर प्लेस्ड आफ्टर एवरी सब ऑपरेशन इन ऑर्डर टू स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। ठीक है, अब देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह से ब्लॉक डायग्राम में हमने हमारा जो भी जो भी वैल्यूज ली थी उसको किस तरह से परफॉर्म करा है। ठीक है, सबसे पहले क्या था, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स बाय सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करा के हमने हमारा एक्सपोनेंट्स चेक किया, तो एक्सपोनेंट्स में डिफरेंस था वन का, क्योंकि एक जगह पे तो 10⁻³ था, एक जगह 2 था, तो दोनों का डिफरेंस सब्ट्रैक्ट किया। और फिर the results exponent is chosen to be the larger exponent. The exponent difference is 3 minus 2 is equals to 1. Define the total number of times the mantissa associated with the lesser exponent should be shifted to the
राइट, मतलब हमने अलाइनमेंट इस वाली जो चीज पढ़ी थी वो, तो उसको राइट असाइन अलाइन कर देंगे। इस तरह से दोनों एक्सपोनेंट्स को इक्वल करना है, तो जिसका कम है, जिसका टू था, उसको हम एक राइट अलाइन कर देंगे। किस तरह से, जैसे यहाँ पे a इज इक्वल्स टू, तो यही वैल्यू थी 0.9504 इंटू 10⁻³ लेकिन b में 10⁻² था, तो उसको 3 बनाने के लिए हमने क्या किया, जो हमारा मेंटिस से था उसको अलाइन किया, या यूं कह सकते हैं उसको एक राइट शिफ्ट कर दिया। ठीक है, एक ही शिफ्ट क्यों किया, क्योंकि 1 का ही डिफरेंस था। या इसको यूं भी कह सकते हैं कि 10⁻³ बनाने के लिए, दोनों के एक्सपोनेंट्स को सेम करने के लिए हमने ये अलाइनमेंट किया है। ओके, समझ में आया। अब दोनों के एक्सपोनेंट्स सेम है, तो चलते हैं आगे। अगर एक्सपोनेंट्स सेम होंगे, उसी कंडीशन में हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोनेंट के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवाया जा सकता। नाउ ऐड करवाना है मेंटिसा का, a प्लस बी करवाना है, तो क्या किया, c प्लस बी, दोनों की वैल्यूज को ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम था, तो इंटू 10⁻³ एज इट इज आ गया। अब क्या करवाएंगे, नॉर्मलाइज द रिजल्ट। नॉर्मलाइज करवाया मतलब कि जीरो डेफिनेशन के लेफ्ट, सॉरी डेसिमल के लेफ्ट में कुछ भी नहीं आना चाहिए, सारा जो भी वैल्यूज है उनको डेसिमल के राइट में शिफ्ट करना है हमको, तो नॉर्मलाइज करना बोलेंगे रिजल्ट को। इस ये किस तरह से हुआ, वही एक्सपोनेंट्स की वैल्यू को चेंज करके। सो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन द रिजल्ट वुड बी रिटर्न एज फॉलो, c इज इक्वल्स टू, जब पहले ऐड किया तो क्या था 1.0324 इंटू 10⁻³। लेकिन जब हमने रिजल्ट को नॉर्मलाइज किया, डेसिमल की राइट वाली, सॉरी लेफ्ट वाली वैल्यू को राइट में शिफ्ट किया, तो ये किस तरह से कर सकते हैं हम, डेसिमल के राइट में ले जाना है, तो उसको जितने भी वैल्यूज ले जानी है उस 10⁻⁴ उतनी वैल्यूज से उसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड तो अपन ऐसे कर नहीं सकते, तो उसके लिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इसलिए क्या हो गया 10⁻⁴, और जो वैल्यू थी वो क्या हो गई, डेसिमल के कंप्लीट राइट में आ गई। ओके, आया समझ में। तो ये हो गया हमारा अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग। चलिए अब आप एक बार इसको पूरे को लिख लीजिए। सबसे पहले तो ब्लॉक डायग्राम बना लो, या ये ब्लॉक डायग्राम से पहले थोड़ा थोड़ा लिख लो। ठीक है, तो अरिथमेटिक पाइपलाइन इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, हेडिंग आप लोग ने सबने लिख ही ली होगी। ठीक है, तो क्या होता है, लिखो, अरिथमेटिक पाइपलाइन सेपरेट्स अ गिवन अरिथमेटिक प्रॉब्लम, arithmetic pipeline separates a given arithmetic problem into sub-problems that can be executed in different pipeline segments. Arithmetic pipeline separates a given arithmetic problem into sub-problems that can be executed in different pipeline segments. हो गया आगे, it is used for multiplication, floating point operations and a variety of other calculations. हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, in arithmetic pipelining, in arithmetic pipeline one has to follow the following sub operations. One has to follow the following sub operations. One is comparing exponents by subtraction.
comparing exponents by subtraction. Second, aligning the mantissa. Aligning the mantissa. Third, adding the mantissa. Adding the mantissa. And last is normalizing the result. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना बीच में. ओके, हो गया यहाँ तक. आगे चलते हैं. ये एक एग्जांपल है, इसको लिख लो आप. The inputs in the floating point adder pipeline the inputs in the floating point adder pipeline refer to two different normalized floating point binary numbers. ठीक है. These are defined as follows. These are defined as follows. One is A is equals to x into 2 raised to power x. यहाँ पर 2 raised to power x क्या हो गया, एक तरह से इसका एक्सपोनेंट हो गया है. ठीक है, इक्वल में 0.9504 into 10 raised to power 3. 9504. ठीक है. नेक्स्ट है b इज इक्वल्स टू, एडिशन करवा रहे हैं ना हम, तो यहाँ दो वैल्यूज की नीड रहेगी, तो b इज इक्वल्स टू y इंटू 2 raised to power y. ठीक है, चले आगे. अब यहाँ पर लिख लीजिए, here small x and small y. Here small x and small y refer to the exponents and capital X and Y represents the mantissa. अब आप सबसे पहले तो ये ब्लॉक डायग्राम बना लो. लेफ्ट साइड में एक्सपोनेंट्स, राइट में mantissa. स्मॉल एक्स वाई, कैपिटल एक्स वाई. बना लो ये डायग्राम.
ऊपर का तो बना ही दिया होगा, ठीक है, इसको बना। अच्छे से बनाना, समझ समझ के, ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से। बना दिया। फर्स्ट स्टेप, comparing exponents by subtraction. Comparing exponents by subtraction. करो, इनको नोट करो सारा, ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसको एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, एज इट इज इसको कीजिए, राइट कीजिए। कर लिया नोट?
चलो आगे चलते हैं। हो गया। फर्स्ट था कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट, सेकंड था अलाइन द मैंटिसा, थर्ड क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं तो एडिंग द मैंटिसा, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे होते तो सब्ट्रैक्टिंग द मैंटिसा, और फिर उसके बाद नॉर्मलाइजिंग द रिजल्ट। नॉर्मलाइज मतलब समझ में आ गया होगा कि जो भी डेसिमल होता है उसके लेफ्ट में कोई वैल्यू अगर है तो उसे हम राइट में शिफ्ट कर देते हैं, और अकॉर्डिंगली जो 10 पावर होती है या जो एक्सपोनेंट होता है तो उसको मैनेज कर देते हैं। ठीक है, हो गया। हम्म, ये था अपना अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कोई पूछ लीजिए। एक बार चाहो तो रीड कर लो स्टार्टिंग से, क्या है ये अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग में क्या है। बेसिकली 4 पार्ट हैं इसके, ठीक है। एक्सपोनेंट और मल्टीसा में किस तरह से हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। जो अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग है ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए यूज में आता है, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस के लिए। और इसमें मेन पॉइंट्स होते हैं कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, ठीक है, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स बाय सब्ट्रैक्शन, मतलब सब्ट्रैक्ट करके दोनों का और फाइंड कर लेते हैं। देन अलाइनिंग द मैंटिसा और एडिंग द मैंटिसा, नॉर्मलाइजिंग द रिजल्ट, ठीक है। ये ब्लॉक डायग्राम सभी को आ ही गया होगा समझ में। ब्लॉक डायग्राम को और एक बार आप लोग रीड कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए किस तरह से क्या है। देखिए ब्लॉक डायग्राम अगर आपने सही बना लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, एक्सपोनेंट और मैंटिसा, स्मॉल एक्स वाई और कैपिटल एक्स वाई, आर में स्टोर हर, और एक उसमें ये और है कि हर स्टेप के बाद या हर ऑपरेशन के बाद यहाँ पर आपको ब्लॉक डायग्राम में आर नजर आ रहा होगा, ठीक है। आर स्टैंड्स फॉर रजिस्टर, मतलब हर सब ऑपरेशन के बाद जो भी आपका इंटरमीडिएट रिजल्ट है उसको किस में स्टोर किया गया है, रजिस्टर के अंदर। तो हमें क्या पता चल रहा है इससे, या हमें पता है ऑलरेडी कि जो रजिस्टर्स होते हैं उसकी नीड क्यों होती है किसी भी सिस्टम में कोई भी इंटरमीडियरी या इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए, ठीक है। ओके, चलते हैं ना आगे। अच्छा अभी आज इतना ही करेंगे, अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या होता है। थैंक यू।